हेलो एवरीवन, वेलकम डीबी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन चल रहा है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन के बारे में। लास्ट क्लास में भी हमने अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन से संबंधित कई सारी थ्योरीज पढ़ी थी। तो आज हम लोग करने वाले हैं थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि इस थ्योरी को दिया किसने था। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, दिस थियरी वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डन। किसके द्वारा दी गई थी बेटा? ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा दी गई थी। एक मिनट, किसके द्वारा दी गई थी? ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा दी गई थी। ओपेरिन कौन थे बेटा? ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, हेल्डन कौन थे बेटा? ये पैदा हुए थे इंग्लैंड में, बाद में माइग्रेट कर गए थे इंडिया। बॉर्न इन इंग्लैंड एंड माइग्रेटेड टू इंडिया। और कहाँ माइग्रेट कर गए थे? इंडिया में माइग्रेट कर गए थे। अब ये थ्योरी किसके बारे में बात करती है? ये थ्योरी बात करती है बेटा केमिकल एवोल्यूशन के बारे में, यानी कि केमिकल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे एक केमिकल से दूसरे केमिकल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये थ्योरी किसके बारे में बात करती है बेटा? ये थ्योरी बात करती है प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। जैसे हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा उस टाइम पर एटमॉस्फेयर कैसा था। ठीक, उस एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे कैसे नए केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, इस बारे में थ्योरी बात करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये थ्योरी किसके बारे में बात करती है। दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये थ्योरी किसके बारे में बात करती है बेटा? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के बारे में बात करती है। दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ये थ्योरी किसके बारे में बात करती है बेटा? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ के बारे में बात करती है, यानी अर्थ के बहुत प्रिमिटिव, यानी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पर अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था उस बारे में बात करती है। ठीक है, और आप याद रखेंगे बेटा जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ विच हैव वेरी हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, विच हैव वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, जिस पर क्या था? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। अर्थ आपको जैसी आज दिखाई देती है ना, ऐसी उस टाइम पर नहीं थी बेटा। अर्थ टोटली एकदम डिफरेंट थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें थी। ठीक है, तो इन अलग अलग चीज़ों से, इन अलग अलग केमिकल्स से कैसे नए केमिकल्स का विकास होता गया, कैसे एक लाइफ की ओरिजिन हुई। ठीक है, इन संबंध में थ्योरी बात करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपेरिन और हेल्डन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर था ना, वहाँ पर छोटे छोटे एलिमेंट्स के एटम्स मौजूद थे। क्या मौजूद थे बेटा? एटम्स। एटम्स मतलब परमाणु मौजूद थे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो उस एलिमेंट के सारी प्रॉपर्टीज रखता है ना, उसको आप कहते हो कि वो एटम है। ठीक है, इसको आप परमाणु कहते हो। ठीक, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले अर्थ पर जो प्रिमिटिव अर्थ थी ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और अर्थ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मौजूद थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या थी अर्थ पर? सबसे पहले थी बेटा एटॉमिक स्टेज। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा अपनी थ्योरी में, किसके बारे में बात करी है? इन्होंने बात करी है बेटा एटॉमिक स्टेज के बारे में।
ठीक है। एटॉमिक स्टेज के बारे में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ हैव atoms of element like कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटसेट्रा। बेटा मैं एटम की बात कर रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तभी तो H2O फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स के क्या मौजूद थे बेटा, एटम मौजूद थे। ये बात किसने कही, ये बात कही ओपरिन ने, हेल्डेन ने अपनी पहली बात में। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बेटा, उसके बाद आती है मॉलिक्यूलर स्टेज। एक मिनट बेटा मुझे चेक करने दो, दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। उसके बाद क्या आई बेटा, उसके बाद आती है मॉलिक्यूलर स्टेज। उसके बाद आती है बेटा मॉलिक्यूलर स्टेज। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इस अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में ये जो छोटे छोटे एटम्स थे ना, ये कंबाइन हुए क्या फॉर्म करने के लिए, सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इन अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इन अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ these simple atoms are combined to form simple molecules like H2, N2 एटसेट्रा। 2 हाइड्रोजन मिली H2 बन गई, 2 नाइट्रोजन मिली N2 बन गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाइड्रोजन की मात्रा ना उस टाइम पर अर्थ पर बहुत ज़्यादा थी। क्या थी, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा थी, और हाइड्रोजन हाईली रिएक्टिव होने के कारण इन ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट करके क्या बना लिया उसने, H2O बना लिया। ठीक है, एज, तो दूसरी बात लिखेंगे, एज हाइड्रोजन is very reactive, as hydrogen is very reactive and present in more amount, so it react with देखो ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी, किससे रिएक्ट कर गई, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया इसने, H2O। एज हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव एंड प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, सो इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। और क्या बनाए इसने बनाए बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए। ठीक है, फिर लेकिन ये पता था कि अर्थ का टेम्परेचर क्या था बेटा, बहुत हाई था। तो ये जो वाटर बना ना, ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन थी इसने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी, ज़्यादा मात्रा में भी उपस्थित थी, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, H2O बनाया। अब चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो वो जो H2O बना ना, वो किस फॉर्म में चला गया बेटा, वो गैसियस फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो यानी क्या बन गई, वाटर का वेपर बन गया, यानी वाटर वेपर बन गया। ठीक है, पानी को आप गर्म करते हो, भाप बनती है ना बेटा, उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस टाइम पर जो पानी बना होगा ना, वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया, यानी क्या बना दिया उसने, वाटर वेपर बना दिया होगा। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ, water converted into
वाटर वेपर, वाटर वेपर के रूप में चेंज हो गया। अब आप ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। अर्ली एटमॉस्फेयर में कुछ एटम्स थे किसके, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के, ठीक है। फिर क्या हुआ, मॉलिक्यूलर स्टेज आई। मॉलिक्यूलर स्टेज में क्या हुआ कि इस अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में कुछ सिंपल एटम कंबाइन हुए। जो सिंपल एटम थे ये कंबाइन हुए क्या फॉर्म करने के लिए बेटा, सिंपल मॉलिक्यूल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, सिंपल मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, उसने इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया बेटा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हो गए, ये चेंज हो गए बेटा वाटर वेपर में। किस में चेंज हो गए बेटा, वाटर वेपर में। तो अब एटमॉस्फेयर में क्या थी, अब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन जैसी गैस थी, नाइट्रोजन जैसी गैस थी, और क्या था बेटा, वाटर वेपर था। लेकिन क्या नहीं था बेटा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी, यानी O2 नहीं थी, क्योंकि जो O2 थी वो किससे रिएक्ट कर गई, वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया बेटा, उसने वाटर मॉलिक्यूल्स बना दिए थे, जो वाटर वेपर के रूप में मौजूद थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उस टाइम पर उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ। नो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन is present, no molecular oxygen is present in early earth atmosphere। कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी कहाँ पर, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर नीट एग्जाम। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बेटा, तो आप याद रखिएगा। कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या होती है, O2 होती है, ठीक है। तो O2 मौजूद नहीं थी, आज ऑक्सीजन होती है। आप देखते हो आपके एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऑक्सीजन है, जिसके कारण आप सांस ले पा रहे हो, हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था बेटा, तो ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन होती तब एटमॉस्फेयर को कहते हैं बेटा कैसा है, वो ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। लेकिन अब उस एटमॉस्फेयर में क्या थी, उस एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन थी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। तो उस टाइम का एटमॉस्फेयर कैसा था, तो अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर जो था ना वो रिड्यूसिंग था, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कोई चीज़ है जो हाइड्रोजन ऐड करवा रही है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, और कोई चीज़ है जो ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऐसे ही जो अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर था ना, उसके पास बहुत सारी हाइड्रोजन थी, तो वो क्या करा रहा था, वो रिडक्शन करा रहा था, रिडक्शन को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था। तो अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा था बेटा, वो आपका रिड्यूसिंग था। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एक और लिखता हूँ कि अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर was reducing। अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर कैसा था बेटा, अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ आगे देखते हैं बेटा। अब क्या हुआ कि इनमें फर्दर केमिकल रिएक्शंस चलते गए। ये जो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स थे ना, अब ये रिएक्ट किए एक दूसरे से, कंबाइन किए, और इन्होंने क्या बनाया बेटा, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। तो नाउ क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ कि some simple molecules are combined to form some complex molecule। क्या बनाया इन्होंने, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। फॉर एग्जांपल ये N2 और H2 थे, N2 और H2 ने कंबाइन करके क्या बनाया बेटा, NH3 बनाया, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप
अमोनिया कहते हो। ठीक है, कार्बन के एटम और हाइड्रोजन ने कंबाइन करके क्या बनाया होगा, इसने बनाया CH4, जिसको आप क्या कहते हो, मीथेन कहते हो। बेटा याद रखना है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन करके जो CH4 बन रहा है, ये एक क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और CH4 अर्थ एटमॉस्फेयर में बना हुआ सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अर्थ पर बना हुआ सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, CH4 था। तो इट इज सपोज्ड that first organic molecule formed on earth is मीथेन। मीथेन क्या था बेटा, मीथेन अर्थ पर बना हुआ सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। बात समझ आई। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ओपेरिन और हेल्डेन ने कहाँ से शुरू किया। देखिए ओपेरिन और हेल्डेन ने सबसे पहले क्या कहा, देखिए ओपेरिन हेल्डेन ने सबसे पहले कहा कि जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अर्थ का, वो कैसा था बेटा, बहुत हाई टेम्परेचर वाला था। ठीक है, उस हाई टेम्परेचर वाले एटमॉस्फेयर में क्या थे, कुछ एटम्स थे, किसके, एलिमेंट्स के। कौन से एलिमेंट्स के, जैसे कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन एलिमेंट है बेटा, उसके कुछ एटम्स मौजूद थे। ठीक है, याद रखिएगा बात। फिर क्या हुई, फिर मॉलिक्यूलर स्टेज आई कि अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर में ये जो अर्थ पर सिंपल एटम्स थे, ये कंबाइन हुए फॉर्म करने के लिए क्या, सिंपल मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए। कौन सा मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इनके एटम्स क्या हुए, आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसी चीज़ें बनाई। और हाइड्रोजन क्या थी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी और बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए उसने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाए, वाटर मॉलिक्यूल बनाए। अब अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई होने के कारण ये जो आपका वाटर था, ये किस में चेंज हो गया बेटा, वाटर वेपर में। ठीक है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लिखी कि अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर में कोई मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं थी, यानी O2 थी ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो तो वाटर बन गया था। और दूसरी बात मैंने ये कही कि जब O2 है ही नहीं, वहाँ पर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, तो माहौल कैसा बना हुआ है, माहौल बना हुआ है रिडक्शन का, यानी वहाँ पर माहौल कैसा था, रिड्यूसिंग था। फिर क्या हुआ, ये जो आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं ना, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, ये आपस में क्या हुए बेटा, ये आपस में कंबाइन हुए। जब ये आपस में कंबाइन हुए ना, इन्होंने क्या बनाए, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए। फॉर एग्जांपल कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अमोनिया बनाए इन्होंने लोग। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए, इसने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए, क्या बनाया, मीथेन बनाया। और मीथेन इज सपोज टू बी द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन अर्थ। सबसे पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो धरती पर आया वो कौन सा था बेटा, मीथेन था। तो यहाँ तक की बात होकर बेटा क्लियर हुई हो तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट करें। देन हम आगे चलते हैं कि उसके बाद क्या चेंजेस हुए, फिर केमिकल एवोल्यूशन कैसे आगे बढ़ता है बेटा। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। चल बेटा इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लास्ट में आपने क्या कहा है, लास्ट में आपने कहा है कि आपका जो अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर था उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आ गए थे। यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, सपोज कर बेटा ये आपकी एक लैंड है, अर्थ प्लैनेट पर ये क्या है, लैंड है। ठीक है, दिस इज लैंड। ठीक है, अब इस लैंड के ऊपर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ये क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है, एटमॉस्फेयर में N2 मौजूद है, एटमॉस्फेयर में H2 मौजूद है, एटमॉस्फेयर में NH3 मौजूद है, एटमॉस्फेयर में बेटा CH4 मौजूद है। एक और चीज़ बन गया था HCN, उसको भी लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं कोई बात नहीं। ये क्या है बेटा, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। और कैसा एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है
और कैसा एटमॉस्फेयर है बेटा, ये आपका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है, यानी बहुत पुराना एटमॉस्फेयर है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के पास क्या था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के पास क्या था बेटा, इसके पास था हाई टेम्परेचर। क्या था, हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज करता गया, वैसे वैसे यहाँ पर क्या बनते गए बेटा, यहाँ पर क्लाउड्स बनते गए, किसके, H2O के। ठीक है, देखो यहाँ पर ये H2O भी थी, गैसियस फॉर्म में थी, वेपर मौजूद था, किसका, H2O का। तो यहाँ पर पहली बात क्या लिखेंगे बेटा, पहली बात ये लिखेंगे, एज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर डिक्रीज करता गया, यहाँ पर क्या फॉर्म होते गए बेटा, यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म होते गए। क्या फॉर्म होते गए बेटा, क्लाउड फॉर्म होते गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या है, क्लाउड ऑफ H2O के क्या बनते गए बेटा, क्लाउड्स बनते गए। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात क्या लिखेंगे, एज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, यहाँ पर लिखेंगे बेटा एज द टेम्परेचर ऑफ, एज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस, द क्लाउड्स ऑफ, the clouds of H2O were formed। मतलब किसके क्लाउड बन गए, H2O के क्लाउड बन गए। जो H2O वाटर वेपर के रूप में मौजूद थी, उसके क्या बन गए, क्लाउड बन गए। और यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ बेटा, जब क्लाउड बन जाएंगे, क्लाउड बन जाएंगे तो बारिश तो होगी। तो क्या हुआ, रेनिंग स्टार्ट हो गई, फॉर्म एंड स्टार्ट रेनिंग, यानी क्या हुई बेटा, बारिश होने लग गई, एंड स्टार्ट रेनिंग। अब देख बेटा, यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से हो रही है बारिश। क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो बारिश की बूंदें यहाँ से चल रही हैं, इस लैंड पर ऐसे आ रही थी। ठीक, यहाँ से बारिश हो रही थी, तो बारिश की बूंदें कहाँ आ रही थी बेटा, ये लैंड पर आ रही थी। ठीक है, और इस बारिश को कहा गया टॉरेंशियल रेन। क्या कहा गया बेटा, इस बारिश को टॉरेंशियल रेन कहा गया। ठीक है, स्टार्ट रेनिंग, और लिख लेते हैं एंड दिस रेन इज कॉल्ड टॉरेंशियल रेन। क्या लिखेंगे बेटा, ये जो बारिश होने लगी ना, इस क्लाउड जैसे जैसे ठंडा होता गया एटमॉस्फेयर, वैसे वैसे H2O के क्लाउड्स बनते गए, फिर इन क्लाउड्स के थ्रू बारिश होती गई, और इस बारिश को क्या कहा गया, टॉरेंशियल रेन। एंड स्टार्ट रेनिंग एंड दिस रेन, and this rain is called torrential rain। क्या कहा गया बेटा, इनको टॉरेंशियल रेन कहा गया। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब ये टॉरेंशियल रेन हो रही थी, धरती पर पानी आ रहा था, धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा था, तो आप सोचो कि ये एटमॉस्फेयर में ये जो गैसें हैं, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब भी रेन के साथ कहाँ आए होंगे, नीचे आए होंगे। अच्छा, अब जब ये टॉरेंशियल रेन हो रही थी, तो यहाँ पर कहीं पर तो पानी इकट्ठा होगा बेटा। तो जहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ ना, वहाँ पर क्या बन गए बेटा, ओशियन बन गए। ठीक है, अर्थ पर क्या फॉर्म हो गए, अर्थ पर फॉर्म हो गए ओशियन। ठीक है, तो टॉरेंशियल रेन के कंटिन्यूअस होने पर, यानी ये जो बारिश हो रही थी ना, ये बेटा कई सालों तक चलती रही। लगातार कई सालों तक बारिश होने के कारण इस अर्थ पर क्या बन गए, इस अर्थ पर बन गए ओशियंस। क्या बन गए बेटा, ओशियंस बन गए। तो क्या लिखेंगे बेटा, ड्यू टू दिस continuous raining, the ocean are formed on earth। क्या बने बेटा, ओशियन का फॉर्मेशन हो गया कहाँ पर, अर्थ पर। ठीक है, और ये जो रेनिंग हो रही थी, इस रेन के साथ में जो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स थे ना, वो भी कहाँ पर आ गए, वो भी आ गए अब कहाँ पर, वो भी आ गए अब ओशियन में। तो
मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर comes in ocean with rain। अब ये जो भी मॉलिक्यूल्स थे ना, ये जैसे आपके अमोनिया है, CH4 है, ये सब इस वाटर के साथ कहाँ पर आ गए, ओशियन में आ गए। अब ओशियन में क्या क्या है, ओशियन में क्या क्या है बेटा, वाटर है प्लस केमिकल है। क्या है बेटा, केमिकल है। और इस यहाँ का टेम्परेचर अभी भी उतना ठंडा नहीं हुआ है बेटा, अभी भी क्या है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये एरिया क्या था बेटा, ये एरिया गर्म था। तो हेल्डन ने इस ओशियन को क्या नाम दिया, वो ओशियन जिसमें वाटर है और बहुत सारे केमिकल्स हैं, इसको हेल्डन ने कहा हॉट डाइल्यूट सूप। क्या कहा इसको, हॉट डाइल्यूट सूप। याद रखिएगा, ओशियन को हॉट डाइल्यूट सूप किसने कहा था, हॉट डाइल्यूट सूप कहा था हेल्डन ने। ठीक है, कैसे बना ये ओशियन, लगातार टॉरेंशियल रेन हुई, बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ। अब लगातार रेन हो रही थी तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस थी ना, वो भी कहाँ आ रही थी बेटा, वो भी आ रही थी नीचे। अच्छा, वो भी नीचे आ रही थी, नीचे आके इकट्ठा हो रही थी कहाँ पर, ओशियन में। तो अब ओशियन में क्या था, वाटर भी था और केमिकल्स भी थे। कौन से, ये वाले अमोनिया और मीथेन जैसे केमिकल्स भी थे। ये आके इकट्ठा हुए ओशियन में। अब ओशियन को हेल्डन साहब ने क्या कहा, इसको कहा बेटा हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कम्स इन ओशियन विद रेन एंड नाउ ओशियन इज ocean is filled by water and chemicals। किसके द्वारा फुल था बेटा, वाटर और केमिकल्स द्वारा फुल था। एंड कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सूप बाई हेल्डन। ठीक है, और इसको क्या कहा गया बेटा, हॉट डाइल्यूट सूप कहा किसने, हेल्डन ने। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा बेटा, देख माहौल बन गया है। माहौल क्या बन गया है कि यहाँ पर बहुत सारा ओशियन में वाटर है प्लस बहुत सारे केमिकल्स हैं। अब बेटा इस टाइम पर जब क्लाउड्स बने होंगे तो क्लाउड्स आपस में टकरा भी रहे होंगे। ठीक है, क्लाउड टकराते हैं तो क्या होती है, लाइटनिंग होती है। आपने देखा है ना कि कहीं पर गाँव में देखो, खेतों में अगर बिजली वगैरह गिर जाती है तो पूरे खेत के खेत साफ हो जाते हैं। जिस पेड़ पर गिरती है पूरा पेड़ फट जाता है। ठीक है, तो बहुत एनर्जी होती है बेटा उसमें। तो यहाँ पर क्लाउड्स जब आपस में टकरा रहे होंगे तो उस टाइम पर भी तो इस बिजली कड़क रही होगी बेटा, लाइटनिंग वहाँ पर भी हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या थी बेटा, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ थी लाइटनिंग। यहाँ पर क्या हो रही थी, यहाँ पर हो रही थी लाइटनिंग। ठीक है, चलो ये बात है। अब यहाँ पर क्या रहा होगा बेटा, यहाँ पर सन रहा होगा कि नहीं रहा होगा। ठीक, टेम्परेचर क्या था उसका, बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर क्या था, ऐसे सन था और इस सन का टेम्परेचर भी ज़्यादा था। ठीक है, और सन के टेम्परेचर से जो रेज़ आ रही होंगी, उन रेज़ का भी टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में कहीं पर आपको ओजोन नहीं दिख रही है। ठीक है, कहीं पर ओजोन नहीं थी, इस वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज़ भी कहाँ आ रही थी, अल्ट्रा वायलेट रेज़ भी यहाँ आ रही थी। तो ये जो ब्लैक कलर के मैं बना रहा हूँ ना, ये क्या है बेटा, यूवी रेज़ हैं। यूवी रेज़ का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज़। ठीक है, क्या आ रही थी बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर लाइटनिंग हो रही थी, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही थी। उसके साथ साथ में क्या हो रहा था बेटा, उसके साथ साथ में यहाँ पर इस अर्थ पर ना क्या थे, बहुत सारे वैल्कनो थे। वैल्कनो मतलब बहुत सारे ज्वालामुखी थे, जिनका क्या हो रहा था, एरप्शन हो रहा था, यानी ये फट रहे थे। जब ज्वालामुखी फटता है बेटा ना, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है, आपने देखा है ना कि वहाँ से लावा बाहर आता है। तो आप भी आज भी आपको देखने को मिलेगा बेटा। आप कभी सर्च करिएगा कि रिंग ऑफ फायर, आप सर्च करिएगा रिंग ऑफ फायर, तो आपको ये पता चलेगा ना कि जो आपका पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, जहाँ पर आज भी बहुत सारे एक्टिव वैल्कनोज हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा है, ओशियन के नीचे वैल्कनोज का इरप्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, ये सब वैल्कनोज हैं। यहाँ पर क्या है, वैल्केनो है। और वैल्केनो में क्या हो रहा है, वैल्कोनिक
वैल्केनिक एरप्शन हो रहा है, ड्यू टू विच हाई एनर्जी कम्स आउट, हाई एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर आ रही है, कम्स आउट। ठीक, तो यहाँ पर क्या था बेटा, बहुत सारी एनर्जी थी, यानी यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या मिल रही थी, हीट एनर्जी, यहाँ से क्या मिल रही थी, अल्ट्रावायलेट रेज की एनर्जी थी, यहाँ पर क्या थी, लाइटनिंग थी। तो इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड हो रही थी, किसको, इस ओशियन को। तो इस ओशियन में कुछ और चेंजेस आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे, ड्यू टू दिस इमेंस एनर्जी, ड्यू टू सप्लाई ऑफ दिस इमेंस एनर्जी, देयर आर वेरी ग्रेट चेंजेस कम्स इन ओशियन। ओशियन में क्या है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या थे, पहली बात तो क्या लिखते हैं कि ओशियन इज सप्लाइड विथ इमेंस एनर्जी, ओशियन इज सप्लाइड बाय इमेंस एनर्जी, ओशियन इज सप्लाइड विथ इमेंस एनर्जी of UV rays from, लिखना बेटा, from UV rays, lightning in atmosphere, and volcanic eruption इन ओशियन बेड, यानी यहाँ पर ओशियन के नीचे जो जमीन है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है, जिनसे क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। अब ड्यू टू दिस हाई एनर्जी, अब एक चीज़ और यहाँ पर बनाना है तो बना लेना, यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, लाइटनिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या गिर रही है, ऐसे लाइट भी गिर रही है, क्या गिर रही है बेटा, बिजली भी गिर रही है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लाइटनिंग ऑन अर्थ। अब बेटा इतनी सारी एनर्जी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या था, ये केमिकल कैसे थे बेटा, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, सॉरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे, सिंपल नहीं थे बेटा, कैसे थे ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, अब इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जो कैसे थे बेटा, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक थे, इनसे क्या हुआ बेटा, इनसे फॉर्मेशन हुआ किसका, इस इमेंस एनर्जी के कारण। अब क्या हुए, इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में रिएक्शंस हुए और क्या फॉर्म हुआ बेटा, अब इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में इस एनर्जी के कारण कुछ रिएक्शन हुए, अब फॉर्म हुए बेटा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जिनसे बाद में फिर से क्या बने बेटा, एनर्जी के सप्लाई के कारण बनते हैं इनसे बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं कब, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपस में, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कैसे हैं ज़्यादातर बेटा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो फिर से कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू सप्लाई ऑफ दिस इमेंस एनर्जी, ड्यू टू सप्लाई ऑफ दिस इमेंस एनर्जी, simple molecules present in ocean water react with each other, and form some simple organic molecule like क्या क्या बनता है बेटा, ठीक, उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। अब ध्यान से देख बेटा, यहाँ पर बनते हैं ग्लूकोज, सिंपल शुगर बने, जैसे ग्लूकोज, जैसे बेटा जैसे बनता है राइबोज, और क्या बनते हैं बेटा, और बनते हैं फैटी एसिड्स बनते हैं। ठीक, क्या बने बेटा, ग्लिसरॉल बनते हैं।
और क्या बनते हैं बेटा, अमाइनो एसिड बनते हैं, और क्या बनते हैं बेटा, प्यूरिन्स बनते हैं एंड पिरिमिडिन्स। तो इन सब का फॉर्मेशन हुआ बेटा कहाँ पर, इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा अब अर्थ के ओशियन में। कैसे, ये जो हाई एनर्जी की सप्लाई हो रही है इसके कारण यहाँ पर जो केमिकल्स मौजूद थे ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। कैसे, जैसे ग्लूकोज बनाया, राइबोज बनाया, इन्होंने फैटी एसिड्स बनाए, ग्लाइकोजन ग्लिसरॉल बनाया, उसके बाद अमाइनो एसिड बनाया, प्यूरिन बनाया, प्यूरिन में आपके जैसे एडेनिन गुआनिन आते हैं, फिर पिरिमिडिन बनाया, पिरिमिडिन बेस पेयर्स पिरिमिडिन नाइट्रोजनस बेसेस बनाए। तो ये सारी चीज़ें बेटा बन के तैयार हो गई कहाँ पर, अब ओशियन में। अब फर्दर एनर्जी की सप्लाई चलती रही और इस एनर्जी की सप्लाई के कारण ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं ना, ये चेंज हो गए बेटा किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। आप इसका स्क्रीनशॉट करें तो यहाँ पर मैं इस लाइन को रब करके यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट करें। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ना उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रखा है ना उसको यहाँ पर पूरा कंप्लीटली ड्रॉ कर रखा है। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट करें, तो इसके बाद के स्टेप को ना मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, करिए स्क्रीनशॉट बेटा। चल बेटा मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा और फिर आगे लिखता हूँ। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या बन गए बेटा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इन सिंपल मॉलिक्यूल्स ने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने दोबारा से रिएक्शन किया और क्या बनाया बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। तो क्या लिखेंगे बेटा कि दीज, इसके बाद ये पॉइंट नंबर देखो 1 2 यहाँ पर लिखा था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, अब यहाँ पर 6 कर लेते हैं बेटा। तो अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ बेटा, इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा मैं, इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें आने वाली थी ना उनको कहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद की चीज़ों को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। अब क्या हुआ बेटा, अब हुआ ये कि ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं ना, इन्होंने फिर से रिएक्शन किया, इन्होंने फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाया बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। सो नाउ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स further react with each other and form क्या बनाया बेटा इन्होंने, and form complex organic molecules, complex organic molecules like, देखो इस ग्लूकोज वगैरह ने पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाया बेटा, पॉलीसैकेराइड्स बनाए, ने क्या बनाया बेटा, पॉलीसैकेराइड्स बने। ठीक है, आपके ये अमीनो एसिड ने पॉलीमराइजेशन करके क्या बना दिए, अमीनो एसिड्स ने पॉलीमराइजेशन करके प्रोटीन्स बना दिए। क्या बन गए बेटा, प्रोटीन्स बन गए। उसके बाद आपके पास ग्लिसरॉल, फैटी एसिड है, इन सब ने कंबाइन करके क्या बनाया बेटा, इन्होंने बना दिए लिपिड्स। ठीक है, और आप देखिए यहाँ पर राइबोज शुगर है, उसके बाद आपके प्यूरिन और पिरिमिडीन है, इन लोगों ने कंबाइन करके क्या बना दिए बेटा, इन लोगों ने कंबाइन करके बना दिए न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, फिर इनका पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्या बन गए, न्यूक्लिक एसिड बन गए। इन्होंने क्या बनाया बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। ठीक है, इनका फर्दर पॉलीमराइजेशन हुआ तो इन्होंने क्या बना लिया बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स बना लिए। ठीक है, तो अभी तक क्या मौजूद है बेटा, अभी तक आप देखोगे अब आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में, इस ओशियन में क्या चीज़ें आ गई हैं, ओशियन में आ गई हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब पूरा एक माहौल तैयार हो गया है एक सेल के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ से बेटा एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही थी कि इस तरीके के सेल्स का फॉर्मेशन करने वाली सारी चीज़ों की तैयारी बन चुकी थी। जैसे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, वो प्रोटीन और लिपिड यहाँ बन चुका था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर फॉर्म हो चुकी थी ओशियन में। अब पूरा का पूरा माहौल तैयार था एक सेल बनाने के लिए।
ठीक है। तो ओपेरिन और हल्डन ने कहा कि जब ये सारी चीज़ें बन गई, पूरी तरीके से माहौल सेट हो गया, तो फिर यही सारे केमिकल्स मिलकर किसकी उत्पत्ति की होंगी, यही सारे केमिकल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन किए होंगे, एक प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन किए होंगे। तो प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है बेटा, ओशियन में हुआ है। तो इसका मतलब जो पहली लाइफ आई थी ना, वो कहाँ आई थी, ओशियन में आई थी। ठीक है, चलिए इतनी बात तो हो गई कि ओपेरिन और हल्डन ने इतने बढ़िया से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी क्या होती है ना बेटा, वो किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होती। ये तो इनकी एक हाइपोथेसिस थी, लोगों ने इनको कहा कि अच्छा आप थे क्या उस टाइम पर जो आपने देखा था कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, हम कैसे मान ले कि ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, तो साइंस क्या मांगता है बेटा, साइंस एविडेंस मांगता है। हम आप जानते हैं, सब लोग मानते हो कि धरती भगवान ने बनाई है, ठीक है, इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है, ठीक है, लेकिन इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं है बेटा। सब जानते हैं, ये सब हैं कि हाँ यूनिवर्स को किसने बनाया, इस धरती को किसने बनाया, इस धरती को एक शक्ति होगी उसने बनाया है, लेकिन वो शक्ति ने बनाया कैसे है इस बात का कोई एविडेंस नहीं है। तो साइंस क्या मांगता है बेटा, साइंस तो एविडेंस मांगता है ना। तो इन लोगों ने अपनी एक थ्योरी लोगों के सामने रखी, लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया स्टार्टिंग में कि यार क्या ही बात कर रहे हो कि केमिकल से कैसे एक लाइफ बन जाएगी, केमिकल रिवोल्यूशन से कैसे लाइफ बन जाएगी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहूँगा बेटा कि अभी तक इस पूरे सिनेरियो में आप ये तो समझ पाए होंगे ना कि व्हाट इज़ केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन क्या है बेटा, देख मेरी बात को सुन लो। एवोल्यूशन का मतलब किसी भी चीज़ का बेहतर होते जा रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रही है, नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती जा रही हैं। तो आपने भी देखा ना कि कैसे केमिकल्स फॉर्म हुआ, एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स बने, सिंपल मॉलिक्यूल्स, फिर क्या बने आपके कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर उनसे क्या बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर बनते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये क्या क्या हुआ बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। स्टार्टिंग में क्या थे, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के एटम ही तो थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए एक बात लिखता हूँ बेटा, मैं एक बात लिखता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, व्हाट इज केमिकल एवोल्यूशन। आपसे कोई पूछा कि क्या है बेटा केमिकल एवोल्यूशन, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे सर ने तो बताया नहीं, कि पूरी कहानी बता डाली और यही नहीं कहा कि केमिकल एवोल्यूशन क्या है। तो लिख ले बेटा क्या होता है एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद, या फिर फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट, या फिर सिंपल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, सिंपल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा ये केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी का कॉन्सेप्ट समाप्त। अभी तक हमने क्या बना लिया है, अभी तक हमने ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना लिए हैं जो फर्स्ट सेल के फॉर्मेशन के लिए तैयार है, ठीक है। अब जब हेल्डन और ओपेरिन ने ये बात दुनिया के सामने रखी कि केमिकल्स का एवोल्यूशन ऐसे हुआ, तो लोग मान नहीं रहे थे। अब बेटा साइंस में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है ना जिसके एविडेंस हो आपके पास, ठीक है, जो साइंटिफिकली प्रूवन हो, ठीक है। तो हेल्डन साहब तो बड़े परेशान हुए, ओपेरिन भी परेशान हुए कि यार इतना सारा मेहनत किया, ये लोग मान नहीं रहे हैं, अब करें क्या। तो भैया इनके सपोर्ट में ना दो आदमी आ गए, यूरे एंड मिलर। यूरे एंड मिलर ने कुछ ऐसा किया ना जिससे पूरी दुनिया को ये लग गया कि भैया जो ओपेरिन और हेल्डन ने कहा था वही सही है, ठीक है। अब ऐसा उन्होंने क्या किया था, इस बात को जानने के लिए हम लोग चलेंगे बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जो ओपेरिन और हेल्डन ने कहा है वही सही है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे बेटा, वहाँ पर बात करेंगे हम लोग प्रोटोबायंट्स के बारे में, कोशिश करेंगे कि प्रोटोबायंट्स को वहीं पर कवर करें, नहीं होता तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।